गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि क्योंकि हम 3 दिन अपना सेशन मिस कर चुके हैं, इस वजह से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने होंगे। तो कल भी हमने रिवीजन सेशन इस वजह से नहीं किया था और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस किए थे और हमने नई चीजें सीखी थी। सिमिलरली आज भी हम अपना रिवीजन सेशन नहीं कर पाएंगे और उसकी जगह पे जो भी चीजें हमारी मिस्ड हैं उनको पहले हम कवर करेंगे, ठीक है। और कल से फिर वापस हम लोग अपना रिवीजन वाला पार्ट लेते हुए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, recently who released the report titled as LNG as a transportation fuel in medium and heavy commercial vehicle? इस नाम की रिपोर्ट को कौन सी 2 इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने जारी की है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग एंड नीदरलैंड्स एम्बेसी। इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया, कब किया था? ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक 2024। और ये कहाँ पे हुआ था? मैंने आपको कल ही बताया था, इसके लिए वेन्यू था गोवा स्टेट, ठीक है। तो इस कोलैबोरेशन के तहत हम फोकस करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर। इस रिपोर्ट में इन्होंने बेसिकली एलएनजी के यूटिलाइजेशन को एड्रेस किया है इन इंडियन कमर्शियल व्हीकल, जहां पे इन्होंने एग्जामिन किया कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस को और इनसाइट्स ड्रॉ किए कुछ फ्रॉम ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो नीदरलैंड कंट्री है ये लीडर है ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में और अब ये हेल्प करेगी इंडिया को हमारे क्लाइमेट टारगेट्स को अचीव करने में। इस रिपोर्ट में कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं फॉर अ 15% गैस शेयर इन प्राइमरी एनर्जी बाय द एंड ऑफ 2070, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, नीति आयोग ने। किस के साथ मिलके? तो आंसर है नीदरलैंड की एम्बेसी के साथ, ठीक है। तो यूजुअली रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको यहाँ से किसने जारी की है रिपोर्ट ये याद रखना है। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो क्या है? इंडिया एनर्जी वीक के लिए वेन्यू कौन सी जगह है? आंसर इज गोवा, ओके। नेक्स्ट है, सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट? ये इनिशिएटिव किसका है, आपको ये बताना है। तो आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने लीड किया सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव को और यहाँ पे इस दौरान इन्होंने लोकल्स के साथ इंगेज किया है, जहां पे इन्होंने कुछ कंसर्न्स को एड्रेस किया और कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव अनाउंसमेंट्स किए गए, जैसे कि एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिस इस्टेब्लिश होगा सुरानी में। इसके अलावा जल शक्ति डिपार्टमेंट डिवीजन बनाया जाएगा ज्वालामुखी में और साथ ही एक सब डिवीजन क्रिएट किया जाएगा मजहीन में, ठीक है। बेसिक पर्पस यहाँ पे क्या है कि इस रीजन के डेवलपमेंट को हम प्रॉपल कर सकें, ठीक है। तो सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव किस स्टेट का है? योर आंसर इज हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे एक 4 दिन का कल्चरल फेस्टिवल कुछ दिनों पहले इनॉग्रेट किया और इस फेस्टिवल का नाम क्या था? विविधता का अमृत महोत्सव, ठीक है। ये इनॉग्रेट किया हमारी प्रेसिडेंट ने नई दिल्ली में, यहाँ के अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के पास, और इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। बेसिक एम क्या था इस इवेंट का कि हम जो रिच डाइवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की उसको शोकेस कर सके। यहाँ पे लगभग 320 पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे और इस दौरान हाईलाइट किया गया हमारा ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, जिससे कि जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको हम प्रमोट कर सकें और प्रोग्रेस को कैटलाइज करें इन द रीजन्स हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कल्चरल फेस्टिवल है विविधता का अमृत महोत्सव, इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आंसर याद रखिएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, recently which country has inaugurated its newest Antarctic research station, the Kinling facility? तो कौन सी कंट्री है जिसने अपना सबसे लेटेस्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन इनॉग्रेट कर दिया है और इसका नाम है किनलिंग फैसिलिटी? तो चाइना ने ओपन किया अपना 5वां और सबसे लेटेस्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जिसका नाम है किनलिंग फैसिलिटी। कहाँ पे? इनएक्सप्रेसिबल आइलैंड पे इन द रॉस सी, ठीक है। इसी के साथ इनका कमिटमेंट दिखाई देता है कि किस तरह से साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को लेकर सीरियस है और ये स्टेशन जो है इनका ये फोकस करेगा डाइवर्स रिसर्च के ऊपर, इंक्लूडिंग द बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, ग्लेशियोलॉजी एंड मरीन इकोलॉजी, ठीक है।
तो ये जो इनॉग्रेशन है इसकी हेल्प से चाइना का एक्टिव रोल हमें दिखाई देता है कि किस तरह से कोशिश कर रहे हैं पोलर रिसर्च को एडवांस करने की और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं अंटार्कटिका के इकोसिस्टम की उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने इनॉग्रेट किया अपना लेटेस्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जिसका नाम है किनलिंग फैसिलिटी? आंसर इज चाइना, और ये इनका 5वां अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो आजकल न्यूज में है, कौन सा? बानरघट्टा नेशनल पार्क। सबको पता है इसकी लोकेशन कहाँ पे लाई करता है? कर्नाटका स्टेट में। किस वजह से न्यूज में आया था इसको क्विकली देख लेते हैं। तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अ प्रपोजल ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां पे एनएचएआई ने ये बात की थी कि ये 6 लेन बिछाना चाहते हैं एलिवेटेड हाईवे का थ्रू बेंगलुरु के बानरघट्टा नेशनल पार्क। और ये प्रोजेक्ट जो है ये पार्ट है इनके सैटेलाइट टाउनशिप रिंग रोड का, जिसका एम होगा कि ट्रैफिक को हम आसान कर सकें या कम कर सकें। लेकिन इसकी वजह से जो वहां के एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनके अंदर एक कंसर्न स्पार्क हो चुका है। जाहिर सी बात है इसको किस कॉस्ट पे किया जा रहा है? तो एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करके। इस प्लान के तहत क्योंकि कट किए जाएंगे 1288 ट्रीज विद इन द पार्क, तो यही रीजन है कि कंजर्वेशनिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट चाहते हैं कि इसका कुछ और अल्टरनेटिव निकाला जाए, क्योंकि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। न सिर्फ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बल्कि हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यही रीजन है, थोड़ा सा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी वजह से न्यूज में आ गया था। तो बानरघट्टा नेशनल पार्क कहां पे लाई करता है? बस इतना आपको याद रखना है। आंसर इज कर्नाटका। नेक्स्ट इज विच 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज? कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो इस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है इंडिया और म्यांमार, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली जो अराकान आर्मी का कैप्चर है पलेतवा को लेके म्यांमार के चिन स्टेट में, उसकी वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो चुके हैं टू दिस कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी काफी डिले फेस कर रहा था। बेसिक एम इसका क्या है? कोलकाता को कनेक्ट करना विद द सितवे सीपोर्ट इन द रखीने स्टेट। और अराकान आर्मी की बात करें तो ये अलाय हैं विद चाइना सपोर्टेड ग्रुप, और अब इसकी वजह से काफी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कौन से 2 कंट्रीज के बीच का है? आंसर इज इंडिया एंड म्यांमार। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू इंप्रूव द फिशरीज सेक्टर? फिशरीज सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने कौन सी एक नई स्कीम को लॉन्च किया है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ये एक सब स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 6000 करोड़ रुपए का। कि 4 साल का इनिशिएटिव रहने वाला है, जिसका बेसिक पर्पज है कि हम फिशरीज सेक्टर को फॉर्मलाइज कर सकें। ठीक है, ताकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड हो सके टू द फिशर्स और एक्वाकल्चर फार्मर्स और वेंडर्स वगैरह को। और इसके की बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंडर एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, साथ ही माइक्रो एंटरप्राइजेस को इससे सपोर्ट मिलेगा और कोऑपरेटिव्स को भी, और जॉब क्रिएशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा स्पेशली वुमेन के लिए। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि ये एक शिफ्ट अच्छा साबित हो सकता है फ्रॉम कन्वेंशनल सब्सिडी टू परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना स्कीम को अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने फिशरीज सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है महमूदिया वेटलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? महमूदिया वेटलैंड कहां पे लाई करता है, आपको ये बताना है। तो ये है रोमानिया कंट्री में। किस वजह से न्यूज में आया था? क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने रिक्वेस्ट किया है रोमानिया गवर्नमेंट को कि वो डेजिग्नेट करें अपने इस महमूदिया वेटलैंड को एज अ नेशनल इंटरेस्ट इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एरिया फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, महमूदिया कहां पे लाई करता है? दनूबे डेल्टा में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके यूनिक इकोसिस्टम की वजह से। ये बेसिकली एक्ट करता है एज अ नेचुरल बफर जोन विद एक्सटेंसिव मार्शेस, और पॉल्यूटेंट्स को ये फिल्टर करने में बहुत हेल्प करता है फ्रॉम द दनूबे रिवर। तो दनूबे डेल्टा बायोस्फीयर रिजर्व फिलहाल होस्ट कर रहे हैं लगभग 5500 फ्लोरा एंड फौना स्पेशीज, और याद रखिएगा ये 3rd मोस्ट बायोडाइवर्स एरिया है ग्लोबली, साथ ही एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, यही रीजन है कि इसको हम टाइटल देते हैं द पर्ल ऑफ रोमानियन टूरिज्म का। ठीक है, तो इसी वजह से ये न्यूज में आया क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने रोमानिया गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने इस वेटलैंड को डेजिग्नेट करें एज अ नेशनल इंटरेस्ट इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एरिया फॉर इट्स कंजर्वेशन। तो महमूदिया वेटलैंड की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आंसर है रोमानिया। यहाँ पे आजकल इंडिया में भी एक कैंपेन चल रहा है रिगार्डिंग वेटलैंड, इट इज सेव वेटलैंड्स कैंपेन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री इसको चला रही है या लॉन्च कर चुकी है, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको इन्होंने इनिशिएट किया वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन,
और बेसिक पर्पस क्या है, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और वेटलैंड मित्रा कवरेज को एक्सपैंड कर सकें और सिटीजन की पार्टनरशिप्स को फॉस्टर कर सकें। ठीक है, ये अलाइन करता है हमारे मिशन लाइफ के साथ और मिशन संभागिता फिलॉसफी के साथ। ठीक है, और इसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे कि स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ग्राम पंचायत, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड नॉलेज पार्टनर्स। ठीक है, तो बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेव वेटलैंड्स कैंपेन जो आजकल चर्चे में है, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है सूनाबेदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे लाई करती है, आपको ये बताना है। तो ये लाई करती है उड़ीसा स्टेट में। किस वजह से न्यूज में आया, क्योंकि जो मॉइस्ट सिक्योरिटीज क्लैश हैं वो यहाँ पे हो गए थे और ये लोकेटेड है उड़ीसा के नुआपादा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1983 में और ये 600 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। ये जस्ट बगल में लाई करता है छत्तीसगढ़ के सीता नदी और उदंती सैंक्चुरीज के। ठीक है, इसमें डाइवर्स हैबिटाट्स मौजूद हैं जैसे कि प्लेट्यूज हैं, यहाँ पे कैनियंस हैं, वाटरफॉल्स हैं और ये सर्व करता है एज अ जोंक रिवर्स कैचमेंट एरिया एज वेल। और जो इसका ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारे फ्लोरा आपको मिल जाएंगे जैसे कि बीजा तीख, फौना भी हैं जैसे कि बारहसिंघा, टाइगर, लेपर्ड और ये सर्व करता है एज अ माइग्रेशन लिंक फॉर रेयर वाइल्ड बुफेलोज बिटवीन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बस इसकी लोकेशन याद रखिएगा, सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, आंसर इज ओडिशा स्टेट। नेक्स्ट है रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग कॉन्फ्रेंस इज रिसेंटली होस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्फ्रेंस किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में होस्ट की है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी दैट इज नाडा। नाडा ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया जहां पे इंडियन एथलीट्स को एजुकेट किया गया ऑन द डेंजर्स ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने इनॉग्रेट किया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टेस्टिंग एट द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। कहाँ पे लाई करती है यूनिवर्सिटी, गांधीनगर में। गांधीनगर है गुजरात स्टेट में। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है अपने नेशनल सिग्निफिकेंस के लिए और ये हब ऑफ इनोवेशन है इन फॉरेंसिक एंड साइबर साइंसेज। तो ये जो इवेंट है ये नई दिल्ली में हुआ था और इसके थ्रू फैसिलिटेट किया गया क्रूशल डिस्कशन एंड स्ट्रेटजीज को फॉर एंटी डोपिंग इनिशिएटिव्स, जिससे कि 2024 पेरिस ओलंपिक्स हमारा फ्रूटफुल साबित हो सके। ठीक है, तो रोड टू पेरिस जो है ये कॉन्फ्रेंस किस ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट की है, तो योर आंसर इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। देखिए, इसके अलावा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने हाल ही में पायनियर किया है इंडिया के अर्थ सिस्टम मॉडल को, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मर्ज करते हैं एटमॉस्फेयर, ओशन, लैंड, आइस एंड बायोस्फीयर इंट्रैक्शंस को। ठीक है, तो इसमें आप यूटिलाइज करेंगे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस को और डेटा एसिमुलेशन को फॉर प्रिसाइज क्लाइमेट चेंज फोरकास्ट, और इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया विद द सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च। प्रोजेक्ट का एम है कि हम क्लाइमेट फोरकास्ट को इनहांस कर सकें। फाइन, साथ ही लॉन्ग टर्म स्टडीज ये सपोर्ट करेगा और इम्पैक्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकेगा। तो इसके लिए फंडिंग हुई है 192 करोड़ रुपीस की अंडर द मॉनसून कन्वेक्शन क्लाउड्स एंड क्लाइमेट चेंज स्कीम, और ये जो मॉडल है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। तो बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया पहला अर्थ सिस्टम मॉडल, जिससे कि हम क्लाइमेट फोरकास्ट को इंप्रूव कर सकते हैं और क्लाइमेट इंपैक्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय नासा टू सर्वे ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। उस सैटेलाइट का नाम क्या है जिसको हाल ही में लॉन्च किया है नासा ने, किस पर्पस के लिए, ओशन और एटमॉस्फेयर को सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेस, सी ऑप्शन पेस। एक्चुअली नासा और स्पेस एक्स ने रीशेड्यूल कर दिया है पेस मिशन को बिकॉज ऑफ वेदर डिलेज, और इस मिशन के तहत एक्सप्लोर किया जा रहा है ओशन एटमॉस्फेयर कनेक्शन को और क्लाइमेट चेंज को। बेसिक एम है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें क्या इंपैक्ट होता है माइक्रोस्कोपिक लाइफ का इन वाटर एंड एयर। ठीक है, तो पेस जो है ये स्टडी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज को, साथ ही एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स को और कुछ ओशन हेल्थ को थ्रू फाइटोप्लैंक्टन स्टडी। इस मिशन का जो एरोसॉल प्रोडक्ट है वो हमारे हेल्थ एडवाइजरीज को भी हेल्प करेंगे फॉर फेनोमेना लाइक वाइल्ड फायर्स एंड साथ ही मॉनिटर कर सकेंगे हार्मफुल एल्गे ब्लूम्स को। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है कि जो पेस का सिग्निफिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग को और एडवांस करने में, ठीक है। अगर आपसे पेस का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है? प्लैंकटन, एरोसॉल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम, ठीक है। क्या होता है? प्लैंकटन, एरोसॉल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज पेस। देखिए सिमिलरली चाइना के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने यूज किया दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप, दैट इज फास्ट। किस पर्पस के लिए? रेडियो पल्सर को डिटेक्ट करने के लिए इन CTB 87 सुपरनोवा रेमनेंट, ठीक है। तो फास्ट का बहुत बड़ा एक रिसीविंग एरिया होता है जो इक्विवेलेंट है 30 फुटबॉल फील्ड्स के। इसका एम है कि वर्ल्ड क्लास स्टेटस को ये मेंटेन कर सके फॉर 20 to 30 ईयर्स। तो बेसिक एम की अगर हम बात करें तो क्या है कि हम नेचुरल हाइड्रोजन को डिटेक्ट कर सकें यूनिवर्स में और अर्ली यूनिवर्स इमेजेस को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, जहां पे हम पल्सर्स को डिस्कवर करेंगे और साथ ही ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और इससे जो सर्च है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की वो काफी अच्छा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फास्ट टेलीस्कोप जो आजकल चर्चे में है इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है, तो याद रखना है आपको चाइना ने, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024। इसके लिए थीम क्या रखी गई आपको ये बताना है। तो न्यू दिल्ली बुक फेयर को होस्ट किया नेशनल बुक ट्रस्ट और ITPO ने कब से कब तक? 10 से लेकर 18 फरवरी तक। और यहाँ थीम रखी गई थी मल्टीलिंगुअल इंडिया, अ लिविंग ट्रेडिशन। फाइन। याद रखने वाली बात क्या है? सऊदी अरेबिया जो कंट्री है ये गेस्ट ऑफ ऑनर थी हमारी इस इवेंट के दौरान, जहां पे हाईलाइट किया गया इनके लिटरेरी हेरिटेज को। और 25 डेलीगेट्स मौजूद थे सऊदी अरेबिया से इस दौरान, जहां पे कल्चरल एक्सचेंज को फॉस्टर किया गया और साथ ही जो बायलेटरल टाइज हैं इंडिया और सऊदी अरेबिया के उनको मजबूत किया गया एट प्रगति मैदान। फाइन। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि थीम क्या थी न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के लिए, तो आंसर है मल्टीलिंगुअल इंडिया, अ लिविंग ट्रेडिशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे हमारे, तो आंसर इज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है रिसेंटली विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकम्स द फर्स्ट टू रीइंस्टेट ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज। कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन चुका है पहला टू रीइंस्टेट ओल्ड पेंशन स्कीम अपने एम्प्लॉयज के लिए? तो यहाँ पे आंसर है सिक्किम स्टेट, सी ऑप्शन। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और इन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको रीइंस्टेट किया जाएगा सभी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जिनको कि हायर किया गया है आफ्टर 1 अप्रैल 2006, ठीक है। तो सिक्किम सर्विसेज पेंशन रूल्स 1990 के मुताबिक एम्प्लॉयज जिनको अपॉइंट किया गया बिफोर 31 मार्च 1990 वो बेनिफिट कर सकेंगे फ्रॉम दिस रिवाइवल। और ये एक सिग्निफिकेंट मेजर है ताकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनकी फाइनेंशियल वेलबींग को सिक्योर किया जाए, इसी वजह से ये स्टेप लिया गया, ठीक है। तो सिक्किम पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया है टू रीइंस्टेट ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर द एम्प्लॉयज। यहाँ पे महाराष्ट्र भी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि गूगल जो कि एक टेक जायंट है, इन्होंने पार्टनरशिप करी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ और मिलकर इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू डिप्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये फैला होगा डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड द स्टार्टअप्स। और कटिंग एज AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश हो रहा है IIIT नागपुर में। तो महाराष्ट्र का एम है कि AI ड्रिवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कर सके अपने स्टेट में, जहां पे ज्यादातर ये फोकस करेंगे हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर के ऊपर। इस इनिशिएटिव में डिफरेंट 500 गवर्नमेंट IT प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी इन कंजर्वेशनल AI स्किल्स और साथ ही एड्रेस किया जाएगा हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चरल चैलेंजेस को विद AI सोल्यूशन। तो आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद गूगल, तो यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है रिसेंटली विच बैंक हैज अप्रूव्ड अ $200 million लोन फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ असम। हियर आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में लाई करता है। इन्होंने सैंक्शन किया है $200 million लोन टू बोल्स्टर द फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट along the ब्रह्मपुत्र रिवर इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी को क्रिएट किया जा रहा है, जहां पे सक्सेसफुल पास्ट इनिशिएटिव्स को लेवरेज किया जाएगा टू टैकल परसिस्टेंट चैलेंजेस ऑफ फ्लडिंग एंड इरोजन इन दिस रीजन। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है और कुछ सपोर्ट दिया जाएगा फॉर क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस टू मिटिगेट दीज इश्यूज इफेक्टिवली। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है इतना अमाउंट फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ असम।
आजकल मिमास काफी ज्यादा न्यूज में है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये नेचुरल सैटेलाइट है किस प्लैनेट का, तो आपको बस इतना याद रखना है कि सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है। हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे आंसर है मिस्टर नरेंद्र कुमार यादव, जो कि एक IRS ऑफिसर है, और इसके अलावा ये एडिशनल डायरेक्टर हैं GST में, और ये पहले सिविल सर्वेंट हैं जिनको अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस मूवमेंट। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसके अलावा आजकल एरल सी भी न्यूज में है। किस वजह से? क्योंकि पहले तो ये दुनिया की 4th लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो रही है ड्यू टू अ मेजर सोवियत वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट इन 1960। ठीक है, तो ये रीजन है कि थोड़ा सा न्यूज में आ गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि एरल सी जो आजकल चर्चे में है, ये कौन सी 2 कंट्रीज की बाउंड्री पे है, तो आंसर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बस ये बताना था। ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एस्टिमेटेड डिमांड फॉर हाइड्रोजन इन उत्तर प्रदेश? प्रेजेंट में हाइड्रोजन की डिमांड कितनी है उत्तर प्रदेश में, आपको ये बताना है। तो हाइड्रोजन की डिमांड यूपी में फिलहाल है 9 लाख टन पर ईयर, और ये डिमांड सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर एंड रिफाइनरी सेक्टर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कुछ प्लान्स बनाए हैं कि वो 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को स्टैब्लिश करेंगे फॉर ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च, और इसके अलावा ये पॉलिसी फोकस करेगी कि हम हाइड्रोजन ब्लेंडिंग को इंक्रीज कर सकें इन कंजम्पशन एरियाज टू प्रमोट इट्स वाइड स्प्रेड एडॉप्शन। ठीक है। तो यूपी का एम है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे 1 मिलियन टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी, जहां पे जनरेट करेंगे लगभग 1,20,000 जॉब्स को। फाइन, तो प्रेजेंट में कितना एस्टिमेटेड डिमांड है हाइड्रोजन की उत्तर प्रदेश में? आंसर इज 9 लाख टन्स पर ईयर। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इनॉग्रेटेड? अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसी सेशन में कि इंडिया ने इनॉग्रेट किया अपना पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टेस्टिंग में फॉर स्पोर्ट्स पर्सन एट द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि लाई करती है गांधीनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है। इसको अनवील किया हमारे यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने। ये लैब बेसिकली डेडिकेटेड होगा सप्लीमेंट्स को स्क्रीन करने के लिए फॉर बैंड सब्सटेंसेस, जहां पे जो एथलीट्स हैं उनके वेलबींग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और स्पोर्ट की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक इंफेसिस ये बताया गया है कि फेयर प्ले हो सके, क्लीन कंपटीशन रहे, और जो इंपॉर्टेंस है सेफ सप्लीमेंट्स की उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें फॉर एथलीट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं मेजर इवेंट्स के लिए, जैसे कि पेरिस 2024 गेम्स। ठीक है। तो बेसिक एम है कि हम इंडियन एथलीट्स को प्रोवाइड कर सकें विद डोप फ्री न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो ये जो सेंटर फॉर एक्सेलेंस है, कहाँ पे क्रिएट हुआ है या बनाया गया? आंसर है गांधीनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट है, Which institute has been honored with the Nelson Mandela Award 2024 by the WHO? हाल ही में कौन से इसमें से इंस्टीट्यूट है जिसको ऑनर किया गया विद द नेल्सन मैंडेला अवार्ड 2024, और कौन देता है? तो आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसको आप निमहंस के नाम से भी जानते हैं, इसको ऑनर किया गया विद द 2024 नेल्सन मैंडेला अवार्ड बाय द WHO इसके एक्सेप्शनल कमिटमेंट के लिए टू प्रमोट द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। ये रिकॉग्नाइज होता है फॉर पायनियरिंग मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस एडवांसमेंट, और निमहंस सपोर्ट करता है इनोवेटिव रिसर्च, एजुकेशन और पेशेंट केयर को। फाइन, तो ये इंटीग्रेट करते हैं मेंटल हेल्थ को इनटू जनरल हेल्थ केयर, और ये अवार्ड बेसिकली कोइंसाइड करता है विद निमहंस के 50th फाउंडेशन ईयर, जिसमें कि पास्ट अचीवमेंट्स को रिफ्लेक्ट किया गया और इंस्टीट्यूट के ऑनगोइंग डेडिकेशन को दिखाया गया टू इट्स मिशन। फाइन, तो यहाँ पे 2 बातें याद रखिएगा। नेल्सन मैंडेला अवार्ड 2024 किसको दिया गया? आंसर है निमहंस, और कौन देता है? तो याद रखिएगा WHO। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट हेल्ड? ये मीटिंग कहाँ पे हुई है, आपको ये बताना है। तो 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट को होस्ट किया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कब से कब तक? 12 से लेके 16 फरवरी तक। ठीक है। हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव, और ये जो है चीफ गेस्ट थे इसकी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। ठीक है। और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें कौन गेस्ट थे? तो यहाँ पे आंसर है चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी मिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया RPF ने। एम था कि हम एक्सेलेंस को प्रमोट कर सकें और कोलैबोरेशन को मजबूत कर सकें अमंग द पुलिस ऑफिसर्स, साथ ही साइंटिफिक डिटेक्शन को फॉस्टर कर सकें, और इसके अलावा जो ना इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी हम काफी हद तक इनहेंस कर सकें।
इसके लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट भी दी गई है जहां पे रियल टाइम अपडेट फैसिलिटेट होंगी और जिससे कि ओवरऑल पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस इनहांस होगा। ठीक है, तो जो 67th एडिशन था ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर इज लखनऊ। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एनपीसीआई? हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द एनपीसीआई? यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज अजय कुमार चौधरी। एनपीसीआई ने अनाउंस किया कि अजय कुमार चौधरी को अपॉइंट किया जा रहा है एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सेंट्रल बैंकर हैं जिनका कैरियर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 3 डेकेड से। और एनपीसीआई की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि 2008 में फाउंड किया गया था टू ओवरसी एंड ऑपरेट इंडिया के रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इस सिस्टम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ना सिर्फ यूपीआई बल्कि आईएमपीएस और रुपे वगैरह भी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है मिस्टर अजय कुमार चौधरी। ये अपॉइंट हो चुके हैं एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एनपीसीआई। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको बताते चलूं, केरला ने हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया है इंडिया का पहला इनॉग्रल जेनोमिक्स बेस्ड इन्फेक्शन डिजीज टेस्ट और इसका नाम है INFEXN-TM। ठीक है, तो बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया है जेनोमिक बेस्ड इन्फेक्शियस डिजीज टेस्ट जिसका नाम है INFEXN-TM। तो आंसर है केरला। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली अगर आपने इतना टाइम यहाँ पे दिया इस चैनल को तो आप कुछ ना कुछ सीख के जा रहे होंगे। तो इसी के साथ हमने जो भी चीज़ें मिस की थी वो आज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और बैक टू बैक हमने कल से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। अब कुछ नहीं रह जाता, इन केस अगर 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो मैं किसी भी सेशन में कहीं भी एडजस्ट कर दूंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग भी जीके टुडे के साथ रेगुलर रहते हैं वो फील करते होंगे कि उनका जो नॉलेज है करंट अफेयर्स का वो डेफिनेटली बढ़ रहा होगा। साथ ही हम किस तरह से रिवीजन कराते हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो अगर आपका मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव हो रहा है या फिर अगर आपको लगता है कि ये सारे जो कंटेंट हैं या जो ये सारे लेक्चर्स हैं ये आपको बेनिफिट कर रहे हैं तो प्लीज आप अपना रिव्यू जरूर लिखा करिए कमेंट्स में, जिससे कि जो दूसरे फ्रेंड्स हैं आपके उनको जो है हिम्मत मिल सके और उनको ये पता चल सके कि ये चैनल बिल्कुल ऑथेंटिक है और यहाँ पे सिर्फ काम की बात होती है, सिर्फ यहाँ पे हमारा डेडिकेशन ये है कि हम आपके मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं या जो एग्जाम में नंबर्स आ रहे हैं उनको इम्प्रूव करा सकें। तो चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको बस वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। With this, me Nuzhat Sana signing off.